आमतौर पर जब भी हम पृथ्वी के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में बस एक ही तस्वीर आती है। मतलब एक बिल्कुल गोल, नीली और हरी रंग की गेंद, और उस गेंद के बिल्कुल बीचों बीच एक बहुत बड़ी सुई या धुरी है जिस पर वो किसी लट्टू की तरह बस घूम रही है। हाँ, वो बचपन वाले क्लासरूम के ग्लोब की याद दिलाता है। हमने वो ग्लोब इतनी बार देखा है कि हमें लगता है पृथ्वी असल में वैसी ही दिखती है। पर सच्चाई तो ये है कि ये पूरी तस्वीर ही थोड़ी भ्रामक है। बिल्कुल। और यही तो सबसे बड़ी बात है। क्या हो अगर कोई कहे कि पृथ्वी ना तो पूरी तरह गोल है और ना ही इसके अंदर ऐसी कोई सुई या लोहे की छड़ मौजूद है। ये सुनकर किसी को भी अजीब लग सकता है, लेकिन विज्ञान के हिसाब से वो जो ग्लोब हम देखते हैं वो दरअसल चीजों को आसानी से समझने के लिए बनाई गई बस एक ज्यामितीय कल्पना है। पृथ्वी के अंदर कोई ठोस धुरी नहीं है जिस पर वो टिक कर घूमती हो। सही कहा। और आज की हमारी इस डीप डाइव का मुख्य विषय भी यही है। हमारे पास आज कुछ बहुत ही बेहतरीन स्रोत हैं, खासकर भूगोल के कुछ बहुत ही सघन और विजुअल नोट्स हैं। हाँ, और ये नोट्स बहुत ही काम के हैं। ये हमें उन अदृश्य रेखाओं के बारे में बताते हैं जिन्हें हम अक्षांश और देशांतर कहते हैं। मतलब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है। और तो सबसे पहला सवाल तो यही है, अगर पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है, तो फिर आखिर इसका असली आकार है कैसा? अगर हम भूगोल की भाषा में बात करें तो पृथ्वी के इस खास आकार को भू-आभ कहा जाता है। इसे अंग्रेजी में जियोइड कहते हैं। जियोइड, इसका मतलब क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ ही होता है पृथ्वी के समान आकार। मतलब आप इसे किसी और ज्यामितीय आकार से नहीं जोड़ सकते। इसे ऐसे समझिए कि पृथ्वी ध्रुवों पर, यानी एकदम ऊपर और एकदम नीचे, थोड़ी चपटी है। अच्छा, और बीच में? हाँ, और भूमध्य रेखा के पास, यानी जो बीच का हिस्सा है, वहां से ये थोड़ी बाहर की तरफ उभरी हुई है। तो मतलब ये एक संतरे की तरह है। जैसे कल्पना कीजिए कि एक संतरा है जिसे हमने ऊपर और नीचे से हल्का सा दबा दिया हो। बिल्कुल सही उदाहरण दिया आपने। ऐसा करने पर बीच का हिस्सा अपने आप बाहर आ जाएगा। यही हमारी पृथ्वी का असली रूप है। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ी व्यावहारिक समस्या आ रही है। मतलब अगर हम एक इतनी विशाल सतह पर खड़े हैं जो गोल जैसी है और जिसका कोई किनारा ही नहीं है, तो वहां किसी जगह का पता किसे लगाया जाए? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। और आपको पता है, सदियों तक ये बात भूगोलवेत्ताओं और नाविकों के लिए सबसे बड़ी पहेली बनी रही थी। हाँ, क्योंकि अगर कागज पर कोई नक्शा है तो हम कह सकते हैं कि दाएं जाओ या बाएं जाओ, लेकिन एक गेंद पर कोई कैसे तय करेगा कि भारत उत्तर में है या दक्षिण में? कोई शुरुआत या अंत तो है ही नहीं। इसी समस्या को सुलझाने के लिए एक ग्रिड प्रणाली बनाई गई। मतलब काल्पनिक रेखाओं का एक पूरा जाल बिछाया गया। अब चूंकि पृथ्वी अपनी एक काल्पनिक धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर लगातार घूमती है, तो इस लगातार घूमने की प्रक्रिया में पूरी पृथ्वी पर सिर्फ दो ही ऐसे बिंदु थे जो अपनी जगह पे स्थिर रहते थे। सबसे ऊपरी हिस्सा और सबसे निचला हिस्सा। ओहो, तो क्या भूगोलवेत्ताओं ने उन दोनों स्थिर बिंदुओं को ही अपना आधार बना लिया? बिल्कुल। उन्हीं दो स्थिर बिंदुओं को उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव का नाम दिया गया। यही वो आधारभूत संदर्भ बिंदु थे जिनकी जरूरत थी। वाह, ये तो बहुत ही लॉजिकल है। हाँ, और चूंकि पूरी पृथ्वी पर यही दो निश्चित स्थान थे, इसलिए इन्हीं के आधार पर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, यानी लेटी हुई और खड़ी काल्पनिक रेखाएं खींचने का फैसला लिया गया। इसके बिना तो महासागरों के बीच में दिशा खोजना एकदम नामुमकिन ही होता। हाँ? तो चलिए, सबसे पहले इन क्षैतिज यानी लेटी हुई रेखाओं की बात करते हैं, जिन्हें अक्षांश या लैटिट्यूड कहा जाता है। बिल्कुल, अक्षांश रेखाओं से शुरुआत करना सही रहेगा। इन्हें याद रखने का एक बहुत ही मजेदार तरीका है। लैटिट्यूड का लैटी मतलब लेटी हुई रेखाएं, है ना? आसान। हाँ, ये ट्रिक हमेशा काम आती है। तो स्रोत के अनुसार ये जो अक्षांश रेखाएं हैं, ये असल में पूर्ण वृत्त होते हैं। मतलब पूरे गोल घेरे जो पृथ्वी के चारों ओर खींचे गए हैं। और इनमें सबसे महत्वपूर्ण विषुवत रेखा है, राइट? जिसे हम भूमध्य रेखा या इक्वेटर भी कहते हैं। एकदम सही। ये 0 डिग्री अक्षांश है और ये पृथ्वी को ठीक बीच से दो बराबर हिस्सों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। लेकिन स्रोत में एक बहुत ही दिलचस्प बहस का भी जिक्र है अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या को लेकर। अक्सर दो अलग अलग आंकड़े सामने आते हैं, 181 और 179। ऐसा क्यों है? ये विरोधाभास इस बात पर निर्भर करता है कि हम रेखाओं को किस नजरिए से देख रहे हैं। अगर हम गणित के हिसाब से देखें तो विषुवत रेखा 1 हो गई, उसके ऊपर उत्तर में 90 अक्षांश और नीचे दक्षिण में 90 अक्षांश। तो इन सबको जोड़ें तो 181 हो गए।
फिर 179 का क्या लॉजिक है? लॉजिक ज्यामिति में है। जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं, ये जो वृत्ताकार रेखाएं हैं, ये छोटी होती जाती हैं। अच्छा, क्योंकि पृथ्वी ऊपर से चपटी और छोटी हो रही है। हाँ, और 90 डिग्री पर पहुंचकर ये घेरे इतने छोटे हो जाते हैं कि वो बस एक बिंदु या डॉट बनकर रह जाते हैं। तो अगर हम उन दोनों ध्रुवों को रेखा न मानकर सिर्फ बिंदु माने, तो कुल रेखाएं 179 ही बचती हैं। ओहो, ये तो बहुत ही बारीक लेकिन जरूरी अंतर है। और मैंने पढ़ा है कि किन्हीं भी दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह लगभग बराबर होती है, करीब 111 किलोमीटर। हाँ, बिल्कुल। और इस 111 किलोमीटर के क्षेत्र को कटिबंध या जोन कहते हैं। पर इन अक्षांश रेखाओं का काम सिर्फ दूरी बताना नहीं है। तो और क्या काम है इनका? इनका सबसे बड़ा काम है पृथ्वी के जलवायु कटिबंधों को तय करना। मतलब जो हीट जोन्स होते हैं, उन्हें निर्धारित करना। अच्छा, तो अक्षांश और हमारे मौसम का इतना गहरा संबंध है? बिल्कुल है। देखिए, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा तो करती है, पर वो एकदम सीधी नहीं खड़ी है। वो अपने अक्ष पर थोड़ी झुकी हुई है। हाँ, वो 23.5 डिग्री वाला झुकाव। सही कहा। और इसी झुकाव की वजह से सूर्य की रोशनी पृथ्वी के हर हिस्से पर एक जैसी नहीं पड़ती। कुछ अक्षांश इस मामले में बहुत खास हैं, जैसे उत्तर में कर्क रेखा और दक्षिण में मकर रेखा। मकर रेखा को लेकर स्रोत में एक रोचक बात यह है कि ये 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। हाँ, ये एक बहुत अच्छा फैक्ट है। लेकिन कर्क और मकर रेखा के बीच का ये जो हिस्सा है, ये इतना खास क्यों माना जाता है? वो इसीलिए क्योंकि पृथ्वी के झुकाव के कारण इस हिस्से में साल में कम से कम एक बार सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है। सूर्य की किरणें यहाँ एकदम सीधी पड़ती हैं। तो मतलब सारी ऊर्जा एक छोटी सी जगह पर फोकस हो जाती है। बिल्कुल। और इसीलिए यहाँ भयंकर गर्मी और उमस होती है। इसे उष्ण कटिबंध या टॉरिड जोन कहते हैं। ये पृथ्वी का सबसे गर्म हिस्सा है। मुझे एक बात समझनी है। अगर सूरज वही है जो पूरी पृथ्वी को रोशनी दे रहा है, तो फिर ध्रुवों की तरफ जाने पर इतनी भयंकर सर्दी क्यों होने लगती है? रोशनी तो वहां भी पहुंच ही रही है। रोशनी तो पहुंच रही है, पर उसके पड़ने का कोण यानी एंगल बदल जाता है। पृथ्वी गोल है, तो कर्क रेखा से ऊपर और मकर रेखा से नीचे जाने पर सूर्य की किरणें तिरछी होने लगती हैं। अच्छा, तो किरणें तिरछी हो जाती है, इससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। तिरछी किरणों का मतलब है कि अब वही ऊर्जा बहुत बड़े क्षेत्र में फैल गई है, तो उसकी ताकत कम हो जाती है। समझ गया, मतलब गर्मी बढ़ जाती है। बिल्कुल। इसीलिए इस इलाके में तापमान मध्यम रहता है, न बहुत गर्मी न बहुत सर्दी। इसे शीतोष्ण कटिबंध या टेम्परेट जोन कहा जाता है। और इसके बाद एकदम ऊपर और नीचे ध्रुवों के पास का इलाका आता है, जिसे शीत कटिबंध या फ्रिजिड जोन कहते हैं। हाँ, 66.5 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक का इलाका। वहां ऐसा लगता है जैसे बस हमेशा सुबह या शाम का ही वक्त हो। रोशनी इतनी कमजोर होती है कि साल भर बर्फ जमी रहती है। ये तो वैश्विक जलवायु का नियम हो गया। लेकिन अगर हम इस नियम को भारत के नक्शे पर रखकर देखें, तो ये एकदम जीवंत हो उठता है। बिल्कुल। भारत के संदर्भ में ये बहुत ही दिलचस्प हो जाता है। कर्क रेखा, जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, वो भारत के बिल्कुल बीचों बीच से होकर गुजरती है, और ये हमारे देश को 2 अलग-अलग जलवायु वाले हिस्सों में बांट देती है। हाँ, भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है वो उष्ण या ट्रॉपिकल जोन में आता है, और उत्तरी हिस्सा उपोष्ण या सब ट्रॉपिकल में आता है, जहाँ सर्दियां भी अच्छी खासी पड़ती है। और ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और ये सिर्फ एक रेखा नहीं है जो नक्शे पर खींची गई है। ये रेखा अप्रत्यक्ष रूप से ये तय कर रही है कि किस राज्य की जलवायु कैसी होगी, वहाँ कौन सी फसल उगेगी। हाँ, यहाँ तक कि वहाँ के लोग कैसे कपड़े पहनेंगे और उनका जीवन कैसा होगा, ये सब भी इसी पर निर्भर करता है। बिल्कुल। भूगोल का सीधा असर हमारी संस्कृति पर पड़ता है। इसी कर्क रेखा से जुड़ा एक और फैक्ट स्रोत में है जो मुझे बहुत हैरान करता है। गुजरात की एक नदी है माही नदी। ये नदी कर्क रेखा को एक बार नहीं बल्कि 2 बार काटती है। हाँ, ये एक बहुत ही अनोखी बात है। मुझे तो लगता है कि कोई नदी ऐसा क्यों करेगी? क्या ये प्रकृति का कोई जानबूझकर बनाया गया जिगजैग पैटर्न है? मतलब सुनने में किसी जादू जैसा लगता है। अरे नहीं, इसमें कोई जादू नहीं है। नदी को कोई रेखा थोड़ी पता होती है।
ये भू आकृति विज्ञान या टोपोग्राफी का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। अच्छा, तो इसके पीछे क्या विज्ञान है? देखिए, नदियां हमेशा उस दिशा में बहती हैं जहां उन्हें ढलान मिलती है। माही नदी विंध्याचल पर्वतमाला से निकलती है, वहां से ढलान उत्तर की ओर है। तो वो उत्तर की तरफ बहते हुए पहली बार कर्क रेखा को पार कर लेती है। बिल्कुल, लेकिन आगे चलकर राजस्थान में पहुंचने के बाद जमीन का ढलान अचानक बदल जाता है। गुरुत्वाकर्षण और भूभाग के बनावट के कारण नदी को वापस दक्षिण की ओर मुड़ना पड़ता है। ओहो, और दक्षिण की तरफ मुड़ती वो वापस कर्क रेखा को पार कर जाती है। क्या बात है! ये दिखाता है कि कैसे एक काल्पनिक रेखा हमारी असली दुनिया की भौतिक संरचनाओं के साथ उलझ जाती है। हाँ, स्रोत में ये भी बताया गया है कि मिस्र की एक बहुत मशहूर झील है ना, नासिर झील, वो भी इसी कर्क रेखा पर स्थित है। खैर, अक्षांश रेखाओं ने हमें जलवायु के बारे में तो सब बता दिया, ये भी बता दिया कि हम उत्तर में हैं या दक्षिण में, लेकिन किसी जगह को एकदम सटीक खोजने के लिए सिर्फ लेटी हुई रेखाएं काफी नहीं हैं। बिल्कुल नहीं, सिर्फ अक्षांश से काम नहीं चल सकता। मान लीजिए कोई कहता है कि वो 23.5 डिग्री उत्तर में है, तो वो भारत में भी हो सकता है और मेक्सिको में भी। दोनों के बीच का फर्क कैसे पता चलेगा? और उसी फर्क को स्पष्ट करने के लिए हमें खड़ी रेखाओं की जरूरत पड़ी, जो पूर्व और पश्चिम की दूरी बता सकें। और यहीं से देशांतर रेखाओं यानी लॉन्जिट्यूड्स का कॉन्सेप्ट आता है। लॉन्जिट्यूड्स, जिसमें लॉन्ग आता है, मतलब लंबी खड़ी रेखाएं। ये उत्तरी ध्रुव से शुरू होकर दक्षिणी ध्रुव पर खत्म होती हैं। लेकिन ये अक्षांश रेखाओं से अलग कैसे हैं? बहुत अलग है। जहां अक्षांश रेखाएं पूरे गोल घेरे होते हैं, वहीं देशांतर रेखाएं अर्धवृत्ताकार होती है, मतलब आधे गोले जैसी। अच्छा, और क्या फर्क है? अक्षांश रेखाएं ऊपर जाते जाते छोटी हो रही थीं, लेकिन सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई एकदम बराबर होती है और ये कुल मिलाकर 360 होती हैं। और इनमें सबसे मेन कौन सी है? सबसे मुख्य है प्रधान याम्योत्तर या प्राइम मेरिडियन। इसे 0 डिग्री देशांतर माना गया है और ये लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। यहाँ स्रोत एक बहुत ही दिलचस्प ज्यामितीय तथ्य की तरफ इशारा करता है। 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम, ये दो अलग-अलग रेखाएं नहीं हैं। हाँ, ये बहुत लोगों को कंफ्यूज करता है। ये दोनों असल में एक ही रेखा हैं जो पृथ्वी के ठीक पीछे 0 डिग्री के बिल्कुल विपरीत मौजूद है। और दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो जगह होती है उसे गोर कहते हैं। इस गोर की आकृति बहुत दिलचस्प होती है। आप इसे एक संतरे की फांक की तरह समझ सकते हैं। संतरे की फांक? वो कैसे? चूंकि सभी देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर जाकर एक ही बिंदु पर मिल जाती हैं, इसलिए ध्रुवों पर इन रेखाओं के बीच की दूरी 0 हो जाती है। एकदम 0। अच्छा, और जैसे जैसे ये भूमध्य रेखा की तरफ आती हैं, चौड़ी होती जाती हैं। बिल्कुल, भूमध्य रेखा पर इनके बीच की दूरी सबसे ज्यादा होती है, करीब 111.32 किलोमीटर। अब एक बात बताइए, लेटी हुई अक्षांश रेखाएं और खड़ी देशांतर रेखाएं एक ग्रिड बना रही हैं, तो कोई ऐसी जगह भी तो होगी जहां 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर आपस में टकराते होंगे। नल आइलैंड, यानी नल आइलैंड कहा गया है। नाम सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे ये कोई बहुत ही रहस्यमयी या जादुई द्वीप होगा। असल में मजे की बात यह है कि वहां कोई द्वीप है ही नहीं। ये अफ्रीका के पास अटलांटिक महासागर में गिनी की खाड़ी के पास पानी का एक हिस्सा है। क्या बात कर रहे हैं? वहां कोई जमीन नहीं है? मीलों तक कोई जमीन नहीं है। दुनिया के इस केंद्र पर सिर्फ एक मौसम विज्ञान वाला बोया पानी में तैरता रहता है जो डेटा इकट्ठा करता है। वाओ! लेकिन डिजिटल मैप्स और जीपीएस के लिए तो ये दुनिया का 0 पॉइंट है। हाँ, और एक दिलचस्प बात बताऊं, इस बिंदु के पास घाना देश की राजधानी एक्रा और लेक वोल्टा बिल्कुल 0 डिग्री देशांतर पर ही मौजूद है। ये तो ग्रेड और लोकेशन की बात हो गई, लेकिन स्रोत के अनुसार इन देशांतर रेखाओं का एक और बहुत बड़ा काम है, समय की गणना करना। बिल्कुल, देशांतर रेखाएं ही हमारा समय तय करती हैं। मुझे हमेशा से इस बात पर थोड़ा डाउट रहता था। मतलब समय तो एक निरंतर चलने वाली चीज है। पुराने जमाने में लोग सूरज की परछाई देखकर समय बताते थे। हाँ, वो स्थानीय समय होता था। तो फिर हमने अचानक से ये कैसे तय कर लिया कि 1 डिग्री घूमने का मतलब 4 मिनट ही होगा? ये 4 मिनट वाला गणित आया कहाँ से? ये कोई मनगढ़ंत नियम नहीं है, ये विशुद्ध खगोलीय गणित है। देखिए, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है।
अपना एक पूरा चक्कर यानी 360 डिग्री घूमने में उसे लगभग 24 घंटे लगते हैं। 24 घंटे। अब अगर हम इस 24 घंटे में 360 डिग्री को थोड़ा और तोड़ें तो इसका मतलब है कि 1 घंटे यानी 60 मिनट में पृथ्वी 15 डिग्री घूमती है। अच्छा, 360 को 24 से भाग दिया तो 15 आया। बिल्कुल। अब 60 मिनट को 15 से भाग दीजिए, जवाब क्या आता है? 4 मिनट। ओहो, मतलब पृथ्वी को सिर्फ 1 डिग्री घूमने में ठीक 4 मिनट का समय लगता है। ये तो बहुत ही सीधा गणित है। हाँ, यही वो जादुई सूत्र है जो पूरी दुनिया का समय तय करता है। अब चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूम रही है, तो जो जगहें पूर्व में है, वहां सूरज पहले निकलता है। इसका मतलब ग्रीनविच से पूर्व की ओर जाने पर समय जुड़ता है और पश्चिम की ओर जाने पर समय घटता है। बिल्कुल सही समझे आप। अगर ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बज रहे हैं तो 15 डिग्री पूर्व में 15 को 4 से गुणा करने पर 60 मिनट यानी 1 घंटा समय आगे होगा। वहां दोपहर का 1 बज रहा होगा। एकदम सही। और आपको पता है, देशांतर रेखाओं को मध्याह्न रेखा या मेरिडियन भी कहते हैं। मध्याह्न रेखा क्यों? क्योंकि किसी एक देशांतर पर स्थित सभी शहरों में दोपहर के 12 एक साथ बजते हैं, जब सूर्य उनके ठीक ऊपर होता है। अगर ऐसा है तो मेरे दिमाग में एक बहुत ही अजीब सी स्थिति आ रही है। चूंकि सभी देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर जाकर आपस में मिल जाती हैं, एक ही पॉइंट पर। हाँ, बिल्कुल मिलती हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर कोई इंसान उत्तरी ध्रुव पर बिल्कुल बीचों बीच खड़ा हो जाए तो वो एक ही समय में दुनिया के हर टाइम जोन में मौजूद होगा? अगर भौगोलिक और तकनीकी नजरिए से देखें तो ये बात बिल्कुल सच है। ध्रुवों पर देशांतरों के बीच की दूरी 0 हो जाती है। तो मतलब वहां ये 4 मिनट वाला गणित काम नहीं करता? बिल्कुल नहीं। ध्रुवों पर खड़े होने पर इंसान तकनीकी रूप से हर टाइम जोन में एक साथ होता है। वहां स्थानीय समय का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। वाह, ये तो टाइम ट्रेवल जैसा हो गया। और वैसे भी वहां सूरज कई महीनों तक उगता या डूबता ही नहीं है। ये पृथ्वी की ज्यामिति का एक ऐसा विरोधाभास है जहां समय अपनी परिभाषा ही खो देता है। ये विरोधाभास सिर्फ ध्रुवों पर ही नहीं है, मुझे लगता है बड़े आकार वाले देशों में भी समय को लेकर भारी कंफ्यूजन पैदा होता होगा। अपने भारत का ही उदाहरण ले लेते हैं। बिल्कुल, भारत में इसका बहुत असर दिखता है। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री पूर्व से लेकर 97 डिग्री पूर्व तक है। मतलब हमारे पूर्वी छोर अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी छोर गुजरात के बीच लगभग 30 डिग्री का अंतर है। और अगर हम उसी 1 डिग्री बराबर 4 मिनट वाले सूत्र को यहाँ लगाएं तो 30 डिग्री का मतलब हुआ 120 मिनट, यानी पूरे 2 घंटे का अंतर। बाप रे, इसका मतलब जब असम में सूरज उगता है तो गुजरात में उस वक्त एकदम अंधेरा होता है? हाँ, गुजरात में सूरज पूरे 2 घंटे बाद उगेगा। सोचिए, अगर पूरे देश में एक मानक समय या स्टैंडर्ड टाइम ना होता तो कैसी अराजकता फैल जाती। बहुत बुरी हालत होती। मान लीजिए 1800 के दशक की तरह हर शहर अपना स्थानीय समय मानता, तो गुजरात का कोई व्यक्ति जब सुबह 8 बजे ऑफिस के काम से असम फोन करता तो वहां के लोग सुबह के 10 बजे के हिसाब से काम कर रहे होते। हाँ, ऐसा लगता है जैसे गुजरात का व्यक्ति असम वाले से भविष्य में बात कर रहा है। और ट्रेनों के टाइम टेबल का क्या होता, और उड़ानों के समय को लेकर तो पूरे देश में अफरा तफरी मच जाती। कोई ट्रेन कब पहुंचेगी इसका हिसाब लगाना ही नामुमकिन हो जाता। और इतिहास में ऐसा हुआ भी है। जब रेलवे का विस्तार हो रहा था तब ये अराजकता सच में मौजूद थी। हर स्टेशन की घड़ी अलग समय दिखाती थी। ओहो, ये तो बहुत बड़ा सिरदर्द रहा होगा प्रशासन के लिए। बिल्कुल। इसी प्रशासनिक भ्रम से बचने के लिए मानक समय की अवधारणा लाई गई। तय किया गया कि पूरे देश के लिए एक बीच के देशांतर को मानक मान लिया जाएगा। और भारत ने बिल्कुल बीच के देशांतर 82.5 डिग्री पूर्व को अपना मानक समय मान लिया, जिसे हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या IST कहते हैं। सही कहा। ये 82.5 डिग्री वाली रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। और चूंकि ये 82.5 डिग्री पूर्व में है तो इसे 4 से गुणा करने पर 330 मिनट आते हैं, जो ग्रीनविच के समय से ठीक 5.5 घंटे आगे है। हाँ, और इसी वजह से हमारे फोन और घड़ियों में समय हमेशा GMT + 5:30 दिखाई देता है। लेकिन समय को सुव्यवस्थित करने की ये जो कवायद थी, ये सिर्फ भारत तक तो सीमित नहीं रही होगी। जब पूरी दुनिया में व्यापार बढ़ने लगा तो वैश्विक स्तर पर भी दिक्कतें आई होंगी। बिल्कुल आई थी। समय का गणित तो समझ आ गया था, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी कि दिन कब बदलेगा, तारीख कब बदलेगी। हाँ, ये तो और भी बड़ा कन्फ्यूजन है।
इसका समाधान 1884 के वॉशिंगटन सम्मेलन में निकाला गया। 1800 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा यानी इंटरनेशनल डेट लाइन मान लिया गया। लेकिन जब मैं इस 180 डिग्री की रेखा को नक्शे पर देखता हूं तो ये बाकी देशांतर रेखाओं की तरह बिल्कुल सीधी नहीं है। ये बहुत ही टेढ़ी मेढ़ी या जिगजैग नजर आती है। हाँ, इसे जानबूझकर ऐसा बनाया गया है। ऐसा लगता है जैसे नक्शा बनाते समय किसी का हाथ कांप गया हो। ऐसा क्यों किया गया? इसके पीछे कोई भौगोलिक कारण नहीं है। ये पूरी तरह से कूटनीतिक और प्रशासनिक समझदारी थी। प्रशांत महासागर में कई छोटे छोटे देश और द्वीप समूह हैं। अगर ये 180 डिग्री की रेखा बिल्कुल सीधी खींचती जाती तो वो कई देशों के बिल्कुल बीच से होके गुजर जाती। अच्छा। तो इसका नतीजा ये होता कि एक ही देश के एक हिस्से में लोग सोमवार की सुबह का नाश्ता कर रहे होते और सड़क के उस पार लोग मंगलवार का काम शुरू कर चुके होते। बिल्कुल। ये कितनी परेशानी वाली स्थिति होती है। इसी अजीबोगरीब स्थिति से बचने के लिए इस रेखा को जमीन से बचाते हुए सिर्फ समुद्र के पानी के ऊपर से मोड़ा गया है। इसीलिए ये टेढ़ी मेढ़ी है। और इस रेखा को पार करने का नियम भी बहुत दिमाग को घुमाने वाला है। स्रोत में लिखा है कि जब कोई जहाज इसे पूर्व से पश्चिम की ओर पार करता है तो उसे एक दिन का लाभ होता है। हाँ, मतलब कैलेंडर की तारीख एक दिन आगे बढ़ जाती है। चूंकि पृथ्वी गोल है तो 0 डिग्री के ठीक पीछे ये 180 डिग्री की रेखा काम कर रही है। तो जब लंदन में दोपहर के 12 बजते हैं तब पृथ्वी के ठीक पीछे इस रेखा पर आधी रात होती है और वहीं से एक नया दिन दुनिया में प्रवेश करता है। बिल्कुल। इन सब बातों को देखने पर यह साफ हो जाता है कि अक्षांश और देशांतर का ये ग्रिड सिर्फ कागज पर खींची गई रेखाएं नहीं हैं। सही कहा। ये वो अदृश्य गणितीय संरचनाएं हैं जो हमारे जीवन को कंट्रोल कर रही हैं। हमारे यहाँ कैसा मौसम होगा, हमारी घड़ियां कैसे टिक टिक करेंगी। भूगोल सच में सिर्फ रटने की चीज नहीं है। हाँ, भूगोल तो असल में हमारी वास्तविकता को डिकोड करने की कला है। बिल्कुल। और अब इस डीप डाइव के अंत में एक ऐसा विचार जो सोचने पर मजबूर कर दे। हमने आज बात की कि पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में ठीक 4 मिनट लेती है। हाँ, इसी पर तो हमारा पूरा टाइम जोन टिका है। लेकिन वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण और समुद्री ज्वार के घर्षण के कारण लाखों वर्षों में पृथ्वी के घूमने की गति धीरे धीरे कम हो रही है। पृथ्वी धीमी पड़ रही है। वाह, ये तो बहुत ही गहरा विचार है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या भविष्य में कभी ऐसा समय आएगा जब हमारा ये 4 मिनट वाला गणित पूरी तरह से गलत साबित हो जाएगा? अगर पृथ्वी धीमी हुई तो 24 घंटे से ज्यादा समय लगेगा। बिल्कुल। तो क्या तब इंसानियत को समय का ये पूरा नक्शा और अक्षांश देशांतर का ये ग्रिड फिर से शून्य से बनाना पड़ेगा? क्या हमारा समय हमेशा के लिए बदल जाएगा? इस विचार पर गौर जरूर कीजिएगा। अगर आज की क्लास हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।